पानी हाथ में लिया तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि ये आपके मकान के आगे जो R.D. दीक्षित लिखा हुआ है, कोई दीक्षित भी आपके घर में रहता है किराए पे क्या? बोला नहीं नहीं नेताजी ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे सारे लोग दीक्षित रहते हैं, हमने भी दीक्षित लिख दिया। हाथ में गिलास ऐसे था पानी का, समाज के लोगों ऐसे गिलास था, पानी का गिलास ऐसे, और पीने ही वाले थे। वो तो प्रश्न हमने कर लिया, और जब उसने कहा कि सभी दीक्षित रहते तो हमने भी दीक्षित लगा दिया। तो उसी टाइम हम खड़े हुए, हमने कहा सभी से कि यात्री जी उठिए, और भी बहुत लोग तो उठिए, और नाला थे इसका घर का पानी पीना, नाला भेजते इसे घर के पानी को। जिस दिन अपने घर के सामने धानुक लिखे उस दिन तेरे घर का पानी पिएंगे, उस दिन तेरे घर का पानी पिएंगे। अरे जिन लोगों के कंधे पे समाज की गठड़ी है, जिन लोगों के कंधे पे समाज की गठड़ी है, वो नाम बदल दिया उन्होंने, अपने गोत्र बदल दिया, अपनी जातियां बदल दी। याद रखना समाज के लोगों, तुम भी समझ लो सारे जितने मंच पे विराजमान हो, पढ़े लिखे लोगों पर समाज की गठड़ी है, जिम्मेदारियां। जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षाविद है, जो MLA बन गए, मंत्री बन गए, सांसद बन गए, जो VIP बन गए, उनके कंधे पे समाज की गठड़ी है, समाज की जिम्मेवारी की गठड़ी, और वही लोग है उस गठड़ी को। हमारे बीच में जो ये नया संगठन हमारा निर्माण हुआ है 2024 में, धनुवंशी धानुक एकता मंच, और ब्रैकेट में लिखा क्रांतिकारी। ये क्रांतिकारी शब्द जो लिखा है, ये वैसे नहीं लिखा है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं, इसका कोई उद्देश्य है। जब हम किसी सोच को लेके चलते हैं, किसी विचार को लेके चलते हैं, और समाज के प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग जब चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन विश्लेषण करते हैं, और मूल्यांकन करके और किसी चीज़ को धरातल स्तर पर लेके आते हैं, तो पहले विचार किया जाता है। तो क्रांतिकारी लिखा है तो इसका मतलब कुछ अवश्य ही क्रांतिकारी होगा, और होना भी चाहिए। तो आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, बहुत ही क्रांतिकारी, ओजस्वी, माननीय धर्मेंद्र जी कठेरिया, जो इटावा से हैं, और उन्होंने एक प्रयास किया है राष्ट्रीय स्तर पर। सालों से ये समाज अलग अलग टाइटलों में बटा हुआ है, और किस प्रकार से पूरे देश में ये धानुक समाज, कहीं पे धान का है, कहीं पे धानक है, कहीं पे कठेरिया है, कहीं पे मंडल है, कहीं पे कोली है, कहीं पे कुछ है, ये कैसे राष्ट्रीय स्तर पर एक हो। एक प्रयास जो आज किया गया है माननीय धर्मेंद्र कठेरिया जी द्वारा, मैं उनका स्वागत करता हूँ। ये बहुत बड़े गौरव की बात है हमारे समाज के लिए। हमारे बीच में दिनेश सिंह कठेरिया जी मैनपुरी से, इंजीनियर हेमंत जी कठेरिया, और शरवण जी का जैसे आप लोग सभी इस्तकबाल कर रहे थे, ये ऐसी प्रतिभा के धनी हैं भाई जगबीर जी, राम भगत लडवाल जी, सुरेंद्र धानक जी, और हमारे बीच में भारत भूषण किराड़ जी, जो शालू किराड़ के पिताजी हैं, जो इनकी बेटी जो है शालू किराड़, वो गोल्डन गर्ल है देश की, इंडिया गॉट टैलेंट में वो पहला उन्होंने स्थान प्राप्त किया था। हमारे बीच में विकास किराड़ जी, रमेश किराड़ जी, राकेश बम्मणिया जी, हमारे बीच में बहुत ही होनहार हमारे जो हरियाणा केसरी भी हैं और उत्तराखंड केसरी भी है, पहलवान रवि लडवाल जी, जो नंबर 1 हमारे रेसलर हैं, हरियाणा के भी और उत्तराखंड में गए वहाँ के भी केसरी बने। हमारे बीच में जो हमारे बहुत ही युवा बॉक्सर, क्या नाम है आपका? रोनित सोलंकी,
ये उभरते हुए स्टार हैं हमारे देश में, हमारी बिरादरी के। और मैं चाहूँगा कि पूरा समाज मिलकर के इनकी ढाल बन के काम करे, ताकि ये अपने मुक्के की प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकें। हमारे बीच में हमारे युवा वर्ग बड़े क्रांतिकारी और ओजस्वी, रामवीर लडवाल जी पीछे बैठ गए, बड़े क्रांतिकारी हैं, रुकते नहीं हैं, जहाँ जो दिखता है वो बोल देते हैं। हमारी बहनें, बड़ा अच्छा लगा, हमने ऐसे विचार सुने हमारी बहनों के कि जो शिक्षा की बात करती हैं, जो सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करती है, जो इक्वलिटी की बात करती है। हमारे बीच में राजस्थान के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे मंच के, हमारे क्रांतिकारी धनुवंशी धानु एकता मंच के जनाब, शिक्षा के प्रबुद्ध व्यक्ति रहे हैं, बड़े उच्च कोटि के ज्ञानविद रहे हैं, तो उनका भी स्वागत। और जिनका नाम न ले पाऊँ उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम। अगर कोई प्रश्न आपके बीच में किया जाए, एक प्रश्न अगर आपके बीच में किया जाए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो उसमें एक क्लास में ऐसे ही बच्चों से पूछा गया कि कौन सी चीज़ है कि जिसको आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। और किसी ने कहा कि हम आसमान को देख सकते हैं, छू नहीं सकते। किसी ने कहा कि सूर्य देव को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। लेकिन क्लासरूम से बाहर बैठा एक छोटा बच्चा उठ के खड़ा और उसने कहा, ये सामने जो पानी का घड़ा रखा है इसको मैं देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। और वो कोई और नहीं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उस बच्चे को जिसको क्लासरूम में बैठने नहीं दिया गया, एक घड़े से पानी नहीं पीने दिया गया, नाना प्रकार की प्रताड़ना जिसने सही, स्कूल से वापस आ रहा है, बारिश हो गई है और बारिश में वो भीग रहा है और किसी के घर के नीचे, किसी के छज्जे के नीचे वो खड़ा हो गया और उसको पता चल गया कि कोई दलित समाज का बच्चा हमारे घर के सामने खड़ा, तो उसको लात मार करके भगा दिया गया कि हमारा घर छूट हो जाएगा। वो बच्चा इतने कष्ट सह करके, इतनी पीड़ा सह करके इस पूरे विश्व का सिंबल ऑफ नॉलेज बना, ज्ञान का प्रतीक। अमेरिका में जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़े, उस यूनिवर्सिटी के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा लगा रखी और नीचे लिखा हुआ द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं किसी व्यक्ति की हैं तो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं हैं। हमारे देश में सांप्रदायिकतावाद रहे, जातिवाद रहे, जिस जोड़ से भेड़ बकरियां, गायें भैंसें पानी पी सकती थी, उस जोड़ से, उस कुएं से हमारे दलित समाज का आदमी ना पानी ले सकता था ना पानी पी सकता था। ऐसे ऐसे दिन हमारे पूर्वजों ने देखे हैं। नौजवान साथियों, बहनों, आप तो उस युग में पैदा हुए हो, आप उस समय में पैदा हुए जब इस प्रकार के भेदभाव आज नहीं है, समाज में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और आज भी कोई बच्चा ये कहे कि मेरे माँ बाप मुझे सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, मुझे ट्यूशन फीस नहीं दे रहे हैं, मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो नौजवान, कहीं ना कहीं वो बच्चा, उसको इतिहास पढ़ना चाहिए हमारा, कि इतिहास में कैसे कैसे वीर लोग पैदा हुए हैं, कैसे कैसे लोगों ने दर दर की ठोकरें खा करके न केवल इस समाज को बदला, न केवल अपने आप को बदला, बल्कि इस देश को बदला, इस देश की एक तरफ अखंडता को स्वर्णिम बनाने की कोशिश की। बाबा साहब ने, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा
कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप क्या करेंगे हिंदुस्तान जाकर के, क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या करेंगे हिंदुस्तान जाकर के? आप हमारे देश में रहिए, हम आपको बहुत बड़ा पद भी देंगे और बहुत बड़ा नेता बनाएंगे अपने देश का। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, तन पे कपड़ा नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, और अगर ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो हमारे देश में तो इतनी अनटचेबिलिटी है, छुआछात है, कि हमें तो जानवरों से ही बदतर जिंदगी जीनी पड़ती है। मैं अपने देश जाकर के अपने दलित समाज के लोगों का उत्थान करूंगा। और जब देश में आए, कहाँ तो अमेरिका के राष्ट्रपति उनको बहुत बड़ा पद देने की बात करते, और अपने देश में आए तो यहाँ आकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पूरी मुंबई के अंदर रहने के लिए कमरा नहीं मिला किराए पे। जैसे लोगों को पता लगा कि ये दलित समाज का नौजवान है, भले ही वो अमेरिका से पढ़ के आए, इंग्लैंड से पढ़ के आए, लेकिन उनको कमरा नहीं मिला पूरे मुंबई के अंदर। इतनी छुआछात, इतने भेदभाव रहे। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने घर जा रहे थे और एक टांगे वाले से कहा कि टांगे वाले मुझे गांव चलना है, चूंकि वो टांगे वाला भी उसी गांव का था, और जब टांगे वाले ने कहा कि 4 आने लूंगा, कि ठीक है 4 आने लेंगे, चलिए। बाबा साहब के साथ 2-3 ट्रंक थे, किताबें लेके आए थे इंग्लैंड से, और जब बाबा साहब बैठे और चलाते चलाते टांगा, क्योंकि बाबा साहब हमेशा सूट बूट में रहते थे, टाई लगाते थे, कोट पैंट पहनते थे, उनको देख करके लगता नहीं था कि ये दलित समाज का नौजवान होगा। तो टांगे वाले ने टांगा चलाते चलाते पूछ लिया कि साहब नए आए हो, हम जानते नहीं आप कौन हो, किस परिवार के हो। तो बाबा साहब ने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था। उन्होंने कहा कि महार जाति का हूँ और इस परिवार से हूँ। तो तुरंत टांगे वाले ने टांगा रोका और उसको हाथ पकड़ करके, कॉलर पकड़ के यहाँ से टांगे से नीचे उतार दिया और कहा कि मेरा टांगा छूत हो गया, उठा अपना ये ट्रंक और चल। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा भाई रास्ते मुझे क्यों छोड़ रहा है, अब तेरा टांगा दूषित होना था तो हो गया, अब मुझे गांव तो छोड़ दे। जबकि वो टांगे वाला भी कोई स्वर्ण जाति के नहीं था, वो भी कोई बैकवर्ड समाज का होगा, टांगा चलाने वाला भी। जब बाबा साहब ने कहा कि ठीक है 4 आने की जगह 8 आने ले लेना, मुझे मेरे घर छोड़ दे, तो थोड़ा सा लालच टांगा चलाने वाले के दिल में जागा। फिर मना किया, फिर कहा कि चलो 8 आने की जगह आप ऐसा करना 16 आने ले लेना, मतलब 1 रुपया लेना, मुझे घर छोड़ दे। तो लालच जागा। उसने कहा ठीक है, एक शर्त पर चलूंगा, टांगा तू चलाएगा, पीछे मैं बैठूंगा, इस शर्त पे मैं ले चल सकता हूं, तेरे लिए टांगा नहीं चला सकता। तो इस प्रकार के भेदभाव, इस प्रकार की जाति प्रथा, इस प्रकार की कुंठाएं झेल करके वो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा करके, अपने बच्चों की कुर्बानियां दे करके, उस व्यक्ति ने करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तान के दलित लोगों को वो अधिकार दिलाए जो आज आप सूट बूट में बैठे हुए, कुर्सियों में बैठे हुए हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो। आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार क्या, आपको कपड़े पहनने का अधिकार भी नहीं था। तो ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हो। उन्होंने क्या क्या यात्राएं झेली और आज हम सुविधा संपन्न हो गए हैं। हम इतने मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, भौगोलिक संसार में अपने आप को हमने लिप्त कर लिया कि हम बाबा साहब को ही भूलते जा रहे हैं। हम महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को भूलते जा रहे हैं। हम संत कबीर की शिक्षाओं को भूलते जा रहे हैं। मोबाइल से हमारा मोह इतना बढ़ गया है कि हम मोबाइल से दूर जाना नहीं चाह रहे हैं। आने वाला समय, आज धर्मेंद्र जी, आज समय वो आ गया है कि लोग ब्याह शादियों में अपने बेटे बेटी का निमंत्रण भी मोबाइल पे दे रहे हैं कि बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, निमंत्रण है, शादी में आना है। तो मान लीजिए जिसको आप मोबाइल पे निमंत्रण दे रहे हैं तो वो मोबाइल पे ही आपको कन्यादान भेजेगा, मोबाइल पे अपनी शुभकामनाएं भेजेगा, आपकी शादी में शामिल नहीं है। ये पीड़ा है समाज की, ये दर्द है।
ये दुख है, ये तकलीफ है कि हम जुड़ना नहीं चाहते, कदम से कदम मिला करके चलना नहीं चाहते, बात करते हैं समाज को इकट्ठा करने की। बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान लिख दिया, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिख के आपको दे दिया, इतने अधिकार आपको दे दिए, और बाबा साहब तो आपको 2 वोट का अधिकार दिलाना चाह रहे थे 1931 में, 32 में, 33 में, जब साइमन कमीशन डेपुट कराया बाबा साहब ने, और साइमन कमीशन इंडिया में आए तो मिस्टर गांधी ने उनका अपोज किया, उनको आने से मना किया कि बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार दिया था कि जिस एरिया के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर दलित समाज के वोट ज़्यादा है, वहाँ केवल दलित समाज का आदमी चुनाव लड़ेगा और दलित समाज के ही वोट पड़ेंगे, सवर्ण जाति के वोट नहीं पड़ेंगे। और जहाँ पर सवर्ण जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे तो हमारे वोट वहाँ पड़ेंगे और सवर्ण जाति के ही पड़ेंगे। ये 2 वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साइमन कमीशन डेपुट कराया था। लेकिन इस मिस्टर गांधी ने एक बार ऐसे ही 2 अक्टूबर के दिन हमने प्रश्न कर लिया, बड़े बड़े सांसद, MLA और VIP लोग जुड़े हुए थे, और बात चल रही आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर को। तो हमने मन से कहा कि मुझे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स, पूरे देश में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिखा दीजिए कि जिस डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो कि यहाँ पर इस सभा में, लोकसभा के इस अधिवेशन में या कहीं भी इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, किसने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? हमारे इतिहास को छुपाया गया, हमारे इतिहास को पढ़ने नहीं दिया गया। समाज के लोगों, ये अखिल भारतीय धान का, जुलाहा, कबीरपंथी, बुनकर, कोरी, मंडल, कठेरिया, ये जितनी हमारे टाइटल्स हैं, इनको हमने प्रयास किया एक बार जोड़ने का पूरे देश में। 2005 में धर्मेंद्र जी, 2005 में हमने प्रभुदयाल कठेरिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था कि ठीक है, सांसद रहे हैं और अच्छा बोल लेते हैं, तो चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया पूरे धानुक समाज का, पूरे देश का। और तालकटोरा स्टेडियम में हमने धानक सम्मेलन किया, पूरे तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली को खचाखच भर दिया था, खड़ा होने की जगह नहीं थी वहाँ पर तालकटोरा स्टेडियम के अंदर। और यहीं के दिल्ली के लोगों ने कहा कि कठेरिया तो धानुक ही नहीं होते, आपने गलत आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। एक नींव रखी थी समाज की, हमने एक नींव रखी थी। अगर आज कोई कठेरिया राष्ट्रीय अध्यक्ष है धानुक समाज का, तो कल कोई धानक भी होगा, कोई धानका भी हो जाएगा, कोई मंडल भी हो जाएगा। अरे कम से कम विचार तो चलाओ, लेकर विचार तो देश में चलाओ। जिन लोगों की बात आप करते हैं, जिन लोगों की दुहाई आप लोग देते हैं, जिन लोगों को सोते उठते बैठते आप गालियां देते हैं, उन लोगों ने आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्रीय स्तर के नेता दे दिए थे, और पूरा राष्ट्रीय स्तर के नेता देकर के पूरे राष्ट्र में वो लोग एक हो गए थे। यही कारण है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री मायावती रही, संगठन मजबूत किया उन लोगों ने। आप लोग भी यही देखना चाह रहे हैं। माफ कीजिए, मैं सीधी बात इसलिए कर रहा हूं कि आप भी ये चाह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा नेता, धर्मेंद्र तो कुछ भी नहीं है, इसके पीछे तो कोई पूछ नहीं लगी हुई है, ये तो कोई पूर्व MLA भी नहीं है, पूर्व मंत्री भी नहीं है, ना कोई लेना ना कुछ देना, ये कैसे संगठन चलाएगा? समाज के लोगों, संगठन चलाने के लिए MLA, मंत्री या सांसद रहना जरूरी नहीं है। त्याग, बलिदान और कुर्बानियों का इतिहास है। दृढ़ निश्चय चाहिए, एक क्रांतिकारी नेतृत्व चाहिए, क्रांतिकारी दिमाग चाहिए संगठन चलाने के लिए। और मैं पूरे मत के अनुसार ये बात कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति समाज के लिए त्याग, बलिदान और कुर्बानियों का रास्ता अपनाएगा, वो पूरे देश में समाज को खड़ा कर सकता है, पूरे देश में। MLA, मंत्रियों के पास तो समय नहीं है समाज को देने के लिए। समाज के लोगों, समाज समय मांगता है और समय हमारे पास देने के लिए नहीं है। और जिस समाज के पास समय नहीं है देने के लिए, वो समाज कभी भी वो सोपान, वो उच्च स्तर की सोपान हासिल नहीं कर सकता। बाबा साहब ने पूरे देश में घूम करके आपको इतने अधिकार दे दिए, लोकतांत्रिक अधिकार आपको दे दिए, और बाबा साहब ने लिख दिया कि दिस डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन।
It only guarantees equality of opportunity, and as for this opportunity is concerned, that must be provided to each and every person of the society who is sitting last corner. अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी ये गर्व हो कि मैं भी देश का नागरिक हूँ, मैं भी देश में जन्मा हूँ। आज समय घूम रहा है, जो सुई 12 पे आकर इतराती है, जब 12 बजते हैं तो सबसे ऊंची सुई जो सोचती है कि मैं सबसे ऊंची हूं और मेरे नज़दीक भी कोई नहीं है, और अहंकार की भावना में, अहंकारवश वो ये कहती है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो याद रखना 6 ही घंटे के अंदर वो सबसे नीचे आ जाती है। जब 6 बजते हैं वो सबसे नीचे आ जाती है। अपने महान विचारों और प्रबल इच्छा शक्ति से कोई कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और एक प्रयास समाज में होता है, एक प्रयास समाज में होना भी चाहिए। आखिर कब 77 साल की आज़ादी के बाद भी ये धानक समाज तड़प रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के धानक समाज को एक माला में पिरो दे। ये बिखरे हुए मोती जिनकी कीमत बहुत कम है, जब ये माला बनेंगे तो बहुत बड़े किसी गले का हार बन के उसके गले को सुशोभित करेंगे, बहुत कीमती हो जाएंगे। ये सोच नहीं, हमने सोचा, हमने किया, लेकिन कुछ दुष्ट मानसिकता के लोगों ने हमारे उस अभियान को कुंठित करने का काम किया, उसको खत्म करने का काम किया। हमने पिछले 18 वर्षों से लड़ाई लड़ी हरियाणा में, और कई बार पदयात्राएं लेके दिल्ली में आए, हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं की, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन, पदयात्राएं, जेल यात्राएं, 5.5 वर्ष जेलों में बिता दिए समाज के लिए। और आज वो अधिकार आपको लाके दे दिया हरियाणा के अंदर, जो आपका छिना हुआ था। आपके बच्चों को सरकारी नौकरियों से वंचित रखा गया था, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से वंचित रखा गया था, और अब हम राजस्थान की तैयारियां कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आरक्षण का जो लाभ है केवल 1-2 जाति ही हड़प रही है। 94% benefit of reservation has gone to one single caste, that is called Chamar Jatav in India, and all other 42 caste, Valmiki, Dhana, Khatik, Sansi, Oud, Bajigar, Doom, Deha, Mirasi, Sinkar, Sigriya, these castes have been deprived from the benefit of reservation. सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा निर्णय आया, 7 जजेस बेंच का निर्णय आया, और माननीय D.Y. चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और 7 जजों की बेंच में 6 जजों ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, और आज हमने सरकार बनते ही पहली कलम से लागू करा दिया हरियाणा के अंदर। आज लाखों बच्चों, 35 लाख लोगों का अधिकार, 35 लाख लोगों का अधिकार आज हमारे बच्चों को मिल रहा है। अब राजस्थान से आवाज उठी है, उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने भी घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में भी हम आरक्षण का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन ऐसे ही आरक्षण का वर्गीकरण होने वाला नहीं है। आपको रोडों पे आना पड़ेगा अध्यक्ष जी, आपको रोडों पे आना पड़ेगा, धरने, जुलूस, प्रदर्शन करने पड़ेंगे, अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। मांगने से कभी हक नहीं मिला करते, समाज के लोगों को ध्यान रखना। मांगने से केवल भीख मिलती है, और भीख भी कितनी दे वो भी देने वाले पे डिपेंड करता है, वो आपको अठन्नी दे, रुपया दे, 2 रुपया दे। अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, त्याग, बलिदान और कुर्बानियों का रास्ता अपनाना पड़ता है, और अधिकार तो सामने वाली गिरबान को पकड़ के छीनना पड़ता है, तब अधिकार मिलता है। बात शिक्षा की हमारी बहनों ने की थी, ये बहुत बड़ी, बहुत कड़वी सच्चाई है कि हमारा समाज, ये धानुक समाज, ये शिक्षा से वंचित रहा। हमने खुद को शिक्षा से वंचित रखा। क्यों रखा? कि हम जंगलों में जा कर के, क्योंकि तीर कमान तो चलाना जानते ही थे, धनुषधारी तो हैं ही, शिकार किया, हिरण का शिकार कर लिया, रोज का शिकार कर लिया, किसी चीज़ का शिकार कर लिया, बस घर में लाए, काटा पीटा, खाया, शराब पी और सो गए। ये काम किया हमारे धानुक समाज के लोगों ने। और जिनकी हम
जिनको हम बार बार कोसते हैं, उन लोगों ने चौराहे पे बैठ के एक गरीब से गरीब मोची ने जूते गांठ करके पैसा जोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाया। इसलिए वो आज आपसे हजारों गुना ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं। बार बार किसी की आलोचना करना भी सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है। अगर एक दुश्मन भी हमारे सामने है तो दुश्मन से भी आप सीख लीजिए कि दुश्मन में क्या क्वालिटी है, क्या क्षमताएं हैं, क्या गुणवत्ता है, गुणवत्ता क्या है उस दुश्मन के अंदर। बात करते हैं हम, वो तो आज़ादी के तुरंत बाद बाबा साहब को अपना लिया उन लोगों ने तो, और आप बाबा साहब को अपनाने में बहुत लेट हो गए, बहुत देरी कर दी आप लोगों ने। आज भी हम जाते हैं गांव गली गली, लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो चमार थे, जाटव थे। ये भ्रांतियां फैली हुई हैं। याद रखना, आप लोग किसी भी समाज का उत्थान, किसी भी देश का उत्थान, जब तक आपका संगठन नहीं होगा ना आप देश का उत्थान कर सकते, और जब तक संगठन नहीं होगा ना आप अपने समाज का उत्थान कर सकते। और समाज को एक ऐसा नेता चाहिए जिसकी नीयत समाज के प्रति वफादारी, समाज के लिए समर्पण और त्याग और तपस्या की भावना हो। ऐसा नेता ही समाज को एक नई दिशा और इसकी दशा बदल सकता है। जब बाबा साहब संविधान सभा में बोल रहे थे, पार्लियामेंट में, और बाबा साहब ने कहा कि मैंने ऐसा संविधान लिख दिया कि पहले रानी के गर्भ से राजा पैदा होते थे, और मैंने ऐसा संविधान की रचना करके दे दिए समाज के लोगों, अब रानी के गर्भ से राजा पैदा नहीं होगा, अब एक रिक्शा चलाने वाला, रेडी लगाने वाला, फुटपाथ पे मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला की पत्नी के गर्भ से भी राजा पैदा हो सकता है। मैंने ऐसा संविधान आपको दे दिया। और जब लिखा बाबा साहब ने, दिस डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, कि ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सभी समान हो जाएं, इसकी लोकतंत्र इसकी गारंटी नहीं देता। लोकतंत्र में तो आपको समान अधिकार मिलते हैं, वो समान अधिकार मैंने आपको दे दिए। उन अधिकारों को आप आत्मसात करें और बढ़ें आगे। आज कौन रोक सकता है आपको, बताइए। कश्मीर से कन्याकुमारी आप कहीं भी जाएं, अपना आधार कार्ड ले कहीं भी चले जाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको कोई रोक सकता है? जब तक आप कोई गैर कानूनी काम ना करें, बताइए कौन रोक सकता है? किसी भी होटल में जाकर के आप खाना खा सकते हैं, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। कहीं भी आप सो सकते हैं, कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। क्या आप, अगर आप हवाई जहाज की यात्रा करना चाहे, कोई रोक सकता है आपको? आपके पास टिकट होना चाहिए। आप क्लास वन में, फर्स्ट एसी में, शताब्दी में, राजधानी में आप सफ़र करना चाहिए, आपको कौन रोक सकता है? बताइए। आपके पास टिकट लेने के लिए पैसे होना चाहिए। जब देश में कोई रोकने वाला नहीं, आपको टोकने वाला नहीं, तो कौन दोषी है? दोषी आप और हम हैं। अब सरकार दोषी नहीं है, और देश का कानून दोषी नहीं है, देश का संविधान दोषी नहीं है। बात करते हैं हम महात्मा बुद्ध की, बात करते हैं महात्मा बुद्ध ने तो क्या क्या किया। और याद रखना समाज के लोगों, सुख संपत्ति में नहीं है, सुख राजसी ठाट बाट में नहीं है। अगर सुख राजसी ठाट बाट में होता, सुख धन दौलत में से संपत्ति में होता, तो महात्मा बुद्ध कभी अपने राजपाट को छोड़ करके जंगल में नहीं जाते तपस्या करने के लिए। महावीर स्वामी जंगल में तपस्या करने के लिए जाते, राजा के बेटे थे। और इस मानव जीवन की संरचना, अगर मानव जीवन में आप आए हैं तो इस मानव जीवन का, मानव होने का उत्तरदायित्व तो आपके कंधों पर है। और शिक्षा, और यदि शिक्षित आप हैं, सही मायनों में यदि आप शिक्षित हैं, क्योंकि देशराज जी ने बहुत कुछ बोला डॉक्टर साहब ने, क्योंकि ये मेरे सहपाठी रहे हैं, एमडी यूनिवर्सिटी के, इकट्ठे पढ़े हैं हम। ये मेडिकल में थे, हम नॉन मेडिकल में थे, तो ये मेडिकल ऑफिसर हैं आज, और बहुत बड़े शिक्षाविद रहे, बहुत बड़े समाज सुधारक भी रहे। घर घर जाके, गली गली जाकर के, गरीबों में जाकर के, इनकी पूरी टीम है, दिल्ली की गली गलियां नाप दी इन्होंने, समझाया कि ये देश कैसे कुंठित हो रहा, कैसे ये देश जंजीरों में दोबारा से फिर संप्रदायवाद की और धार्मिकता की जंजीरों में जकड़ रहा है। इनको क्या ज़रूरत है? मेडिकल ऑफिसर हैं, एसएमओ हैं, क्या ज़रूरत है इनको ऐसे गांव गली गली घूमने की? आज हमारे साइंटिस्ट हमारे बीच में हैं,
परमजीत कठेरिया जी, इन्होंने एटॉमिक एनर्जी की बात की। बहुत साइंटिस्ट अपने अपने लहजे में बात करेगा। हो सकता है कि आप एटम को ना समझते हो सकता है आपको परमाणु और अणु का ज्ञान ना हो। जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा, एटम बम, वो इसी एटम से और इसी परमाणुओं से बम बने हुए थे, जो लाखों लोग मारे गए थे। तो उन पे ये अपना शोध कर रहे हैं। और आज इन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया, इतना बड़ा काम करके दिखा दिया कि इनका जो लिटरेचर है, इनकी जो थीसिस है, आज वो भारत सरकार ने स्वीकार की है कि यस। तो ऐसे ऐसे हमारे कौम में, हमारी धानुक जाति में हमारे नौजवान पैदा हो रहे हैं। हमारे जाति में बॉक्सर पैदा हो, वो पीछे बैठा हमारा नौजवान बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डिंग में आगे चल रहा है। याद रखना समाज के लोगों, जिस कौम के अंदर खिलाड़ी पैदा नहीं होंगे, जिस कौम के अंदर एथलीट्स पैदा नहीं होंगे, जिस कौम के अंदर बहादुर अपनी वीरता दिखाने के लिए लोग पैदा नहीं होंगे, जिस कौम के अंदर शिक्षाविद पैदा नहीं होंगे, जिस कौम के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS पैदा नहीं होंगे, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। तरक्की का रास्ता यही है। और बाबा साहब ने तो बहुत पहले लिख दिया था कि ज्ञान की पराकाष्ठा है, शिक्षा की पराकाष्ठा है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान विहीन समाज कभी भी उस उच्च स्तर के सोपान को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने की तरफ आप बढ़िए। जिस प्रकार अमिताभ बच्चन बोलता है ना, पोलियो की खुराक पिलाते वक्त बोलता है कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया। तो यही कहना चाहता हूं कि समाज में भी यही बात है कि अगर एक भी बच्चा शिक्षा से छूट गया तो हमारा सुरक्षा चक्कर भी टूट गया। ज्ञान वो चीज है जो इंसान को पशु से मनुष्य की तरफ लेके जाता है। और शिक्षा के लिए बड़े बड़े शिक्षाविदों ने लिख दिया, इफ यू आर इनफ इंटेलिजेंट, इफ यू आर इनफ एजुकेटेड, देन थिंक अबाउट द पीस ऑफ होल वर्ल्ड। If you cannot think about the peace of whole world, then think about your country. If you cannot think about your country, then think about your state. If you cannot think about your state, then think about your village or think about your family. If you don't think about your family, then please don't think only yourself if you are educated one. अगर आप शिक्षित हैं तो पूरे विश्व के शांति और भाईचारे के बारे में सोचिए, क्योंकि पृथ्वी, आज ये पृथ्वी है, ये प्लानेट हमारा है। जिस प्लानेट पे आप रह रहे हैं ये बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये पृथ्वी बचेगी नहीं। एंड देयर इज नो प्लानेट टू लिव इन दिस यूनिवर्स। इस सौर मंडल में कोई और प्लानेट नहीं है जिस पे आप जाकर के बस जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, जो दूरदृष्टि सोच रखने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि हाउ टू सेव दिस ब्यूटीफुल प्लानेट, कैसे बचाएं इस प्लानेट को, कि आने वाली जनरेशन को हम क्या दे के जाएंगे, आने वाली संतानें जो हमारी आएंगी वो कैसे जी पाएंगी इस धरा पर। अगर आप इस पृथ्वी के बारे में नहीं सोच रहे तो फिर कैसे अपने देश के बारे में सोचें, अपने राष्ट्र के बारे में सोचें। राष्ट्र भावना जागृत होनी चाहिए मन में। राष्ट्र भावना नहीं है तो फिर अपने राज्य के बारे में सोचिए। अपने राज्य के बारे में नहीं सोच रहे तो आप अपने उस गांव के बारे में सोचिए जिस गांव में आप पैदा हुए हो। अपने गांव के बारे में भी नहीं सोच सकते तो कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोचो जिसमें आप पैदा हुए हो, जिन लोगों ने आपको पैदा किया है। और अगर उनके बारे में भी नहीं सोच सकते तो माफ़ कीजिए, आप शिक्षित नहीं हैं, आप अनपढ़ों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उन दूरदृष्टि लोगों ने बोले हैं ये शब्द, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। महात्मा बुद्ध ने बोले हैं शब्द, संत कबीर ने बोले हैं। संत कबीर तो ऐसी भाषाएं बोलते थे जो कभी मदरसे में नहीं गए संत कबीर, और उन्होंने अपने मुखारबिन से ऐसे शब्द बोल दिए कि उनके एक एक शब्द पे लोग PhDयां कर रहे हैं। क्योंकि मैंने MA किया, MA इंग्लिश किया, MA हिंदी किया, MA पॉलिटिकल साइंस किया, मैंने कबीर को पढ़ा, ME MS किया। 21 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हो गया था इंडियन आर्मी में, देहरादून में था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अंडर ट्रेनिंग।
लेकिन समाज के दर्द और समाज की पीड़ा को पहचाना और वो छोड़ करके ट्रेनिंग में मैं समाज के लिए आ गया और तब से समाज के बीच में आज तक हूँ। और वो लड़ाई लड़के दिखाई ऐतिहासिक जो कोई लड़ नहीं सकता। दो मुख्यमंत्रियों से लड़ाई लड़ी आमने सामने, कितनी बार मारने की धमकियां, कितनी बार काटने की धमकियां मिली, लेकिन कदम कभी पीछे नहीं हटाया। समाज ने पगड़ी बांधी तो समाज को वचन दिया, 1 लाख लोगों के बीच में समाज को वचन दिया था। बहुत बड़ी रैली हुई थी जींद के अंदर और वहाँ हमने धर्मेंद्र जी वचन दिया था समाज को, पूरे धानुक समाज को, धानुक समाज के साथ साथ जो और समाज हमारे हैं, वंचित समाज जो हैं, वाल्मीकि हैं, खटीक, सांसी, ओट, बाजीगर, डूम, ढेम, ये समाज है, इनको वचन दिया था कि जब तक आप लोगों का अधिकार आपकी झोली में नहीं ला दूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। 18 साल की तपस्या की और एक वचन ये भी दिया था कि जब तक आपका अधिकार आपको नहीं दिला दूंगा अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न का दाना एक नहीं खाऊंगा। 12 साल मैंने अन्न नहीं खाया, अन्न से बनी कोई वस्तु नहीं खाई। 5.5 साल जेलों में बिता दिए, हरियाणा की बहुत जेलें काटी, क्योंकि त्याग, बलिदान और कुर्बानियों पे इतिहास बनते हैं समाज के लोगों। गद्दारी और मक्कारियों पे ना कभी इतिहास बने हैं, ना कभी बना करते हैं। और यदि समाज को आप देना चाहते हो तो अपना त्याग दीजिए, अपना बलिदान दीजिए, अपनी कुर्बानी दीजिए। ये देश, इस देश की स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं मिली हमारे को। ये डेमोक्रेसी हमारे वीर योद्धाओं ने, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, हमारे बहुत सारे, हमारे समाज के ही बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने 25-25 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम के देश को आज़ाद कराया। 8,36,000 लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर देश को आज़ाद कराया था समाज के लोगों। और यदि आपको ये समझना है आज़ादी होती क्या है, स्वतंत्रता होती क्या है, तो स्वतंत्रता के मायने यदि आप समझना चाहते हैं तो एक महीना जेल काट के दिखाए, 1 महीना जेल जाए किसी अपराध में, किसी को धमकी देगा 1 महीना जेल काटिए, पता लग जाएगी आज़ादी होती क्या है सही मायनों में, आज़ादी का मतलब क्या होता है। हम जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि समाज के लोगों, समाज में कमियां हैं, हमारे समाज में कमियां हैं। हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी, म्यूचुअल कोऑपरेशन, सोशल सर्विस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवोशन टू ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी, दीज आर द लैक ऑफ क्वालिटीज इन आवर सोसाइटी। कौन दूर करेगा? शिक्षाविद बन गए हमारे लोग, नौकरी कर रहे हैं। ये एक आदमी बैठा आपके सामने, देशराज दिलेर, नाम के आगे भी दिलेर है और सही मायनों में दिलेर है। क्या जरूरत है? 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, क्या जरूरत है बताइए? क्यों घूम रहे हैं गली गली? ऐसे लोगों की समाज को जरूरत है। और मैं नालत भेजता हूं उन शिक्षाविदों पे, उन नौकरी करने वालों पे। और एक बार, समय तो कम है आप लोगों के पास, लेकिन करें क्या? यहां दर्द भी है। वो कहते हैं ना कि जिसके सीने में दर्द नहीं होता वो मर्द होता है, बोलते हैं ना, जिसको दर्द नहीं होता वो मर्द होता है। लेकिन मैं इससे उल्टा बोलता हूं, लटवाल साहब हम इससे उल्टा बोलते हैं, जिसके सीने में दर्द है वही वास्तव में मर्द है, और जिसके सीने में समाज के लिए दर्द नहीं है वो मर्द नहीं है, वो मर्द नहीं है। अपना एक बिटर एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। दिल्ली में हमने तालकटोरा स्टेडियम में 2 साल लगातार धानुक सम्मेलन किया और खचाखच भर दिया तालकटोरा स्टेडियम को। और एक हमारे समाज के ही इंसान ने, हमारे धानुक समाज के एक बहुत बड़े रईस ने हमें अपने घर खाने पे आमंत्रित कर लिया। साउथ दिल्ली में उसका मकान, बहुत बड़ा आलीशान बंगला उसने बना रखा, बिजनेसमैन था, कई हजार करोड़ का मालिक। तो हम 4-5 लोग मुख्य थे, हम चले गए। तो जैसे उसके घर बंगले में घुसे तो नंबर प्लेट पे लिखा हुआ था, ध्यान से समझो इस बात को, बहुत तीखी बात बता रहा हूँ आपको। उसकी नंबर प्लेट पे लिखा हुआ था R.D. दीक्षित। तो मैंने सोचा कि भाई इसके बंगले में कोई दीक्षित किराए पे रहता होगा। तो बैठ गए, उसके नौकर चाकर आए, कोई काजू बादाम किशमिश और पता नहीं खाने कितनी चीज़ें रख दी उन्होंने, पानी लेके आए। तो सभी लोग बैठ गए।
पानी हमने हाथ में लिया। उस समय हमारे धानुक समाज के बहुत बड़े जो नेता थे साथ में, रघुवीर सिंह यात्री जी, जिन्होंने विश्व एकता के लिए 70 के दशक में पूरे विश्व की पदयात्रा की थी। विश्व पदयात्री नाम था उनका, जिनका नाम था विश्व पदयात्री। उन नाम के आगे भी यात्री लगाते थे। तो हम सभी लोग बैठे थे, पानी हाथ में लिया, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि ये आपके मकान के आगे जो आर.डी. दीक्षित लिखा हुआ है, कोई दीक्षित भी आपके घर में रहता है किराए पे क्या? बोला नहीं नहीं नेताजी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे सारे लोग दीक्षित रहते हैं, हमने भी दीक्षित लिख दिया। हाथ में गिलास ऐसे था पानी का, समाज के लोगों ऐसे गिलास था, पानी का गिलास ऐसे, और पीने ही वाले थे। वो तो प्रश्न हमने कर लिया, और जब उसने कहा कि सभी दीक्षित रहते तो हमने भी दीक्षित लगा दिया। तो उसी टाइम हम खड़े हुए और हमने कहा सभी से कि यात्री जी उठिए, और भी बहुत प्रबुद्ध लोग थे, उठिए और नाला थे इसका घर का पानी पीना, नाला भेजते इसे घर के पानी को। जिस दिन अपने घर के सामने धानुक लिखेगा उस दिन तेरे घर का पानी पिएंगे, उस दिन तेरे घर का पानी पिएंगे। अरे जिन लोगों के कंधे पे समाज की गठड़ी है, जिन लोगों के कंधे पे समाज की गठड़ी है, वो नाम बदल दिया उन्होंने, अपने गोत्र बदल दिए, अपनी जातियां बदल दी। याद रखना समाज के लोगों, तुम भी समझ लो, सारे जितने मंच पे विराजमान हो, पढ़े लिखे लोगों पर समाज की गठड़ी है, जिम्मेदारियां। जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षाविद है, जो एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, सांसद बन गए, जो वीआईपी बन गए, उनके कंधे पे समाज की गठड़ी है, समाज की जिम्मेवारी की गठड़ी। और वही लोग है उस गठड़ी को उठा करके दलदल में फेंकेंगे तो कौन संभालेगा उसको? रेडी लगाने वाला संभालेगा, रिक्शा चलाने वाला संभालेगा, मजदूरी करने वाला संभालेगा। तो ऐसे दुष्ट पापी लोग जो अपनी जात बदल के बैठे, होगा तो हजारों करोड़ का मालिक, हमारे लिए क्या, हमारे धानुक समाज के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, 0/0 है। मैं ये दर्द, ये दुख इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब भी दिल्ली में बहुत लोग ऐसे बैठे हैं, कई लोगों को और भी जानता हूँ, नाम आपके बीच में नहीं लेना चाहता मैं। कैसे स्वर्णिम समाज के निर्माण की भावना लेके आप चलेंगे? जिस दिन हमने ये जानना सीख लिया कि मैंने अपने समाज को देना है, समाज मुझे चाहे कुछ दे ना दे, अगर समाज ने आपको मंच पे बुला करके आपका एक फूलों का हार डाल दिया तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा मान सम्मान का प्रतीक है। इससे बड़ा सम्मान आप क्या चाहें? तो जिस कौम में आप पैदा हुए हो, उस कौम की एकता की बात कीजिए। भले ही हम पिछड़ गए हों अपना संगठन खड़ा करने में, तो एक बार फिर से एक पत्थर को उछालिए, एक सिंगल पत्थर भी आसमान में छेद कर सकता है। और यदि आप समझ रहे हैं कि भाई ये धर्मेंद्र कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा कदापि मत सोचिए। नेगेटिव विचारधारा में कहीं मत जाइए। प्रयास किया है इसने, नौजवान ने, और ये आगे आया है समाज के लिए। ये 4 कदम अवश्य समाज को आगे बढ़ा देगा, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ। 4 कदम अवश्य समाज को आगे बढ़ा देगा। और ऐसे 2-2, 4-4 कदम बढ़ाते जाइए, कंधे से कंधा मिलाइए, कदम से कदम मिलाइए, कदम से कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये ज़िंदगी है कौम की, तू कौम पे मिटाए जा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।